महाराष्ट्र ने अपना मन बता दिया, और जब मन बता दिया तो इससे किसकी कितनी वैल्यू बढ़ी और कौन हुआ कितना निराश। महाराष्ट्र के पंचायत चुनाव के परिणाम 2024 के लिए स्पष्ट संकेत तो दे रहे हैं, लेकिन प्रश्न यह है कि यह संकेत अक्टूबर 2024 के लिए है या फिर मई 2024 के लिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं अपनी बात अनिल के साथ। महाराष्ट्र में 5 नवंबर 2023 को 2359 यानी 2359 ग्राम पंचायतों के चुनाव हुए और 6 नवंबर 2023 को इसमें से 2208 ग्राम पंचायतों के नतीजे आ गए थे और 7 नवंबर 23 तक सभी नतीजे। किसने कौन सी बटन दबाया, जानने से पहले आप भी अपनी उंगली को लाइक और शेयर पर दबाएं और चैनल को सब्सक्राइब करें यदि अभी तक नहीं किया है तो। इन पंचायतों में महाविकास आघाड़ी यानी शरद पवार की एनसीपी, कांग्रेस और उद्धव भाई ठाकरे की शिवसेना को जोरदार ठोकर लगी है। इन चुनाव में बीजेपी 700 से अधिक सीटें जीतकर पहले नंबर पर, तो अजीत पवार की एनसीपी ने लगभग 400 सीटें जीतकर दूसरे, तो एकनाथ शिंदे की शिवसेना लगभग 300 सीटें जीतकर तीसरे स्थान पर रही। शरद पवार की एनसीपी को सर्दी लग गई और वह भतीजे के हाथों मात खाकर लगभग 150 सीटों तक ही सिमट गई। शरद पवार की एनसीपी कितनी सिमटी यह महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण यह है कि वो अपने घर बारामती में ही भतीजे के हाथों चारों खाने चित हो गई। बारामती के 28 ग्राम पंचायतों में से 26 ग्राम पंचायतों पर अजीत पवार गुट का, तो 2 पर बीजेपी का कब्जा हुआ, अर्थात चाचा शरद पवार का भतीजे ने सुपड़ा साफ कर दिया। कांग्रेस भी एनसीपी से बहुत पीछे नहीं रही। इन पंचायत चुनावों के परिणामों का अर्थ क्या है? इसका अर्थ अपने अपने तरीके से राजनीतिक पार्टियां ही निकालेंगी, लेकिन मैं जो इनका अर्थ निकाल रहा हूं यह कि यदि जीत महाविकास आघाड़ी की होती तो उनके लिए यह एक आशा की किरण होती और अपने आप को तसल्ली भी दे सकते थे। लेकिन उनकी हार और अपने ही दल से अलग हुए धड़े के द्वारा शायद हजम तो नहीं ही होगी, लेकिन हार जीत के कारणों को सभी पार्टियां अच्छी तरह से समझती हैं। इसलिए बीजेपी अपनी जीत से खुश तो होगी, लेकिन योजना तो कुछ और ही है, और वो इस योजना का खुलासा कम से कम 2024 लोकसभा चुनावों तक तो नहीं करेगी, और यदि आगे भी खींच सकी तो महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव तक वो इसको गुप्त रखने का प्रयास करेगी। लेकिन गुप्त रहेगा या नहीं? बीजेपी की गुप्त योजना है कि अजीत पवार को रास्ते से हटाना चाहती है, क्योंकि उनकी वजह से जहां तहां पार्टी की किरकिरी होती रहती है, लेकिन उसे पहले खुद अपना रास्ता बनाना है। इसलिए कुछ कंटकों पर पांव भी रख रही है और साथ लेकर के भी चल रही है अजीत पवार जैसे सहयोगी को। अजीत पवार बीजेपी के नेचुरल अलायंस का हिस्सा नहीं है, जबकि नेचुरल अलायंस का हिस्सा होते हुए भी उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री की चाहत में अलग हो चुके हैं, और उनके अलग होने के बाद 2 ही पार्टियों को फायदा हुआ। बीजेपी जिसे लाभ मिलेगा मतों का, तो एनसीपी को भी फायदा मिला, लेकिन उसे मतों का नहीं बल्कि शिवसेना की बर्बादी का। बाला साहब ठाकरे ने जिन सिद्धांतों पर पार्टी खड़ी की थी, शरद पवार ने उन सिद्धांतों को उनके ही सुपुत्र द्वारा दफन करवा दिया है। हालांकि शरद पवार राजनीति के मजे हुए खिलाड़ी हैं, उनको किसी तरह से कम आंकना भूल होगी, लेकिन यह भी नहीं भूल सकते कि पुत्र मोह में महाभारत हुआ और धृतराष्ट्र को सिंहासन ही नहीं सभी पुत्र भी गंवाने पड़े थे। उतना दूर जाने की भी जरूरत नहीं है, यही कांग्रेस को देख लीजिए। कांग्रेस राजनीति के लिए अयोग्य राहुल गांधी को सत्ता के शिखर पर पहुंचाने के लिए पूरी पार्टी को ही मिटाने की सोच रही है। तो उसमें हम आप क्या कर सकते हैं यदि कांग्रेस यही चाहती है? तो समाज में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बीजेपी का विरोध तो करते हैं और इसीलिए कांग्रेस का समर्थन भी करते हैं, लेकिन यदि उनसे राहुल गांधी के पीएम बनने की बात पर सवाल करें तो हंस करके इस प्रश्न को टाल जाते हैं। कांग्रेस के समर्थक ही क्यों,
यह सवाल तो आप आचार्य प्रमोद कृष्णन से भी पूछ सकते हैं। शरद पवार जी भी पुत्री मोह में पार्टी के 2 फाड़ कर आ चुके हैं। अब आगे देखिए कि उसे किस मुकाम पर ले जाते हैं। फिलहाल इन पंचायत चुनावों ने उद्धव भाई ठाकरे और शरद पवार की मुश्किलें बढ़ा रखी हैं, तो वहीं अजीत पवार की बाछें खिली हुई हैं। इस हार से कांग्रेस को खास फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि कांग्रेस का एक ही मकसद है, इंडिया अलायंस को जिंदा रखना, जिससे मोदी को हराने का ख्वाब भी दिल में पलता रहे और राहुल गांधी के भावी पीएम बनने की आस भी जगी रहे। उन्हें अपनी आस जगाने दीजिए। आप लोग तो बस अपना ध्यान रखिए। मुझे विदा दीजिए। मिलूंगा अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद।